सो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेल्डिंग को, राइट। वेल्डिंग जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल प्रोसेस होता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है यानी कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है, जहां पे कोई भी रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है। तो उसमें से मैंने कहा था कि कोई भी रॉ मटेरियल ले लो, जैसे आप लोहा ले लिए, आयरन ले लिए, है ना, एफी उसको दिखाया जाता है आयरन को, है ना, आयरन को सिंबल एफी से दिखाया जाता है। ओके, तो अगर आप लोहा से कुछ चीज कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, जैसे सपोज करो कि आयरन का आप बनाना चाहते हो कोई शाफ्ट या पिस्टन या कुछ भी चीज, आयरन रहे या कोई एलॉय रहे, जैसे स्टील का बनाना चाहते हो या कास्ट आयरन का बनाना चाहते हो, तो इसमें हम लोग अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। जैसे कि कास्टिंग भी कर सकते हैं हम लोग, कोई एलॉय वगैरह अगर बनाना है तो हम लोग कास्टिंग करते हैं, उसको मेल्ट करके प्री मोल्ड केविटी में, प्री मोल्ड केविटी मतलब पैटर्न के थ्रू केविटी बनाते हैं, उसमें मोल्टेड मेटल को डाल के सॉलिडिफाई हो जाता है, तो मुझे कास्टिंग मिल जाता है। हो सकता है हम लोग मेटल कटिंग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? मेटल कटिंग, है ना। मेटल कटिंग मतलब कि जिस शेप एंड साइज का मुझे चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, उसको कटिंग वगैरह करेंगे, है ना। इसके अलावा हम लोग इसके अलावा कर सकते हैं हम लोग क्या, फिनिशिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग, या कर सकते हैं हम लोग फॉर्मिंग कर सकते हैं। फॉर्मिंग मतलब ढाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई लंबा सा रड है, लंबा रड को आपको करना क्या, बेंड करना है, यानी कि इसको सर्कल जैसा बनाना, सर्कल बनाना, तो आप क्या करोगे, उसको फॉर्मिंग मतलब हीट का या प्रेशर का अप्लाई करके इसको मोड़ दोगे। तो जिस तरह हम लोग कास्टिंग करते हैं, मेटल कटिंग करते हैं, फिनिशिंग, फिनिशिंग में क्या, चिकना सरफेस बनाते हो, कुछ मेटल को रिमूव करके चिकना सरफेस चमकने लगा, है ना, उस तरह बनाना चाहते हो। रफ जो सरफेस है उसको क्लीन करना चाहते हो, उसके लिए फॉर्मिंग तो आपको समझ ही गए, प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करके शेप एंड साइज को चेंज करना। सिमिलरली इसी तरह से आ जाता है मेरा वेल्डिंग भी, इसी तरह से क्या आ जाता है मेरा, वेल्डिंग भी आ जाता है प्रोसेस। तो वेल्डिंग एक तरह से ऐसा प्रोसेस होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वन ऑफ पार्ट होता है, जो यूज किया जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो आप समझ गए कि बहुत सारे प्रोसेस में से वन ऑफ देम ये मेरा वेल्डिंग होता है। अब बारी ये आता है कि जब मैं आप लोगों को कास्टिंग समझाया था, कास्टिंग मैंने समझाया था कि कास्टिंग जो होता है मेरा इनिशियल होता है। अगर कोई बोले कि कास्टिंग और वेल्डिंग में क्या अंतर है, क्या अंतर है, तो आपको यह बताना है कि कास्टिंग जो होता है ना, वो मेरा इनिशियल प्रोसेस होता है। इनिशियल मतलब सबसे पहला प्रोसेस। आप देखो, आप ऐसा तो वेल्डिंग कब करोगे, मेरा बात समझो। आप वेल्डिंग करना चाहते हो तो दो पीस को जोड़ना चाहते हो, ये आपका पहला पीस है और ये आपका दूसरा पीस है। इन दोनों पीस को आप जोड़ना चाहते हो, वेल्डिंग के थ्रू आप जोड़ना चाहते हो, तो पहले ये दोनों पीस को बनाना पड़ेगा ना। पहले दोनों पीस को, मान लो ये मेरा स्टील का, ये मेरा किसका है, मान लो सपोज करो ये भी मेरा स्टील का है और ये भी मेरा स्टील का, दो स्टील का मेरा प्लेट है। अभी स्टील बनेगा कैसे, आपको पता है स्टील एलॉय होता है मेरा कार्बन का और आपके आयरन का, कार्बन आयरन का एलॉय होता है। तो पहले आपको स्टील को बनाना पड़ेगा ना। अब स्टील एलॉय है, एलॉय को बनाने का कैसे बनता है, आपका कास्टिंग से बनता है। तो पहले आप कास्टिंग से बनाओगे, उसके बाद आप वेल्डिंग करोगे। वेल्डिंग क्या करोगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जोड़ दोगे, ज्वाइन कर लोगे वेल्डिंग के थ्रू, है ना। या तो इसी को मेल्ट करके जोड़ दोगे या फिर कोई एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल यूज करेंगे, उसके थ्रू क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे याद करो, हम लोग करते हैं किसमें, ब्रेजिंग में करते हैं या सोल्डरिंग में। सोल्डरिंग में क्या करते हैं, बेस मेटल मेरा नहीं पिघलता है, एक हम लोग वेल्डर जैसा यूज करते हैं, है ना। सोल्डर पकड़ते हैं, वेल्डिंग आयरन को पकड़ते हैं और सोल्डरिंग एक पर आ जाता है, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं, वो मेल्ट करके चिपक जाता है। तो इसी तरह ये भी एक तरह से जॉइनिंग मेथड होता है। तो पहली बात, मेरा वेल्डिंग रहे या ब्रेजिंग रहे या सोल्डरिंग रहे, तीनों का तीनों मेरा जॉइनिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, जॉइनिंग प्रोसेस, दो चीजों को जोड़ने के लिए। दूसरा चीज, ये मेरा प्राइमरी प्रोसेस नहीं होता, ये सेकेंडरी प्रोसेस होता है, या फिर कहीं कहीं पे इसको फाइनल प्रोसेस कहा जाता है। कि मैंने क्या करा, पहले एक स्टील का प्लेट लिया, मान लो आप रॉ मटेरियल लिए, उसको कास्टिंग किए, कास्टिंग के स्टील का प्लेट बनाए, तो ये आप कास्टिंग कर लिए। स्टील का प्लेट बनने के बाद इसका सरफेस आपका खराब है, सरफेस क्या खराब है, तो आप क्या करें, कटिंग वगैरह किए, कटिंग करने के बाद फिनिशिंग किए, फिनिशिंग के बाद आपको मस्त सा एक अच्छा सा सीट मिल गया। अब इस सीट, इस तरह का दो सीट रहा, अब दो सीट को बस आपको ज्वाइन करना है। जैसे ब्रिज वगैरह बनाना, तो कई सारा आपके इस तरह का सीट को या फिर बार्स को जोड़ के बनाया जाता, तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दिए। तो आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करा, बीच में जो ज्वाइन करा, इनकी वेल्डिंग करा, वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो ज्वाइनिंग बेसिकली क्या हो गया, वेल्डिंग आपका फाइनल हो गया, फाइनल या फिर फाइनल स्टेज का या फिर लास्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, लास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, समझ आया। तो ये इनिशियल प्रोसेस नहीं होता, आपको बस समझाने का मतलब ये होता है कि इनिशियल नहीं होता, क्योंकि जब आप वेल्डिंग करते हो तो पहले से बना हुआ कोई पीस मिलता है, तब जाके वेल्डिंग करते हो। ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल उठाए डायरेक्ट वेल्डिंग करके बन गया, ऐसा नहीं होता, राइट। या रॉड अगर जोड़ रहे हो तो रड को पहले बनाना तो पड़ेगा ना, दो रॉड आपका बन के रेडी रहेगा, एक दो, तब जाके उसको ज्वाइन करोगे, राइट। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन कास्टिंग जो पढ़ाए थे, कास्टिंग मेरा इनिशियल आपका प्रोसेस होता। क्यों भाई, कास्टिंग जब करोगे, जो आपके पास रॉ मटेरियल रहेगा वो टूटा रहे, फूटा रहे, बेंड रहे, कोई सा मतलब जैसा भी रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी रहे, बिकॉज इन ऑफ द डे उसको आपको मेल्ट करना है और मेल्ट करके डालना है जिस कैविटी में, जैसा बनाना उसमें मेल्ट करके पानी जैसा डाल दो,
है ना, लिक्विड फेज में, वो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, और आप बोल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग एंड कास्टिंग। ये तो मैं कनेक्ट कर दिया जो मैं कास्टिंग पढ़ाया था और वेल्डिंग पढ़ाया था। इसके अलावा मैं ये भी समझाया कि वेल्डिंग मेरा एक तरह से क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, राइट, ये भी समझ गए। अब बारी आता है सर जी इसका डेफिनेशन बता दिए, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन या इंजीनियरिंग डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है? तो वेल्डिंग अब प्रोसेस होता है जॉइनिंग का, दो चीजों को जोड़ने के लिए यूज में लाया जाता है। अब बारी आता है सर जी क्या जोड़ने के लिए मेटल से मेटल ही होना चाहिए? अगर मेटल नॉन मेटल को जोड़ेंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस दैट प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग अ सेम और डिफरेंट मटेरियल कंपोनेंट। हो सकता है आप एक मेटल को मेटल से आप जोड़ रहे हो, सपोज करो एक मेरा आयरन का है, एक मेरा स्टील का है, आप जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक मान लो जिंक में ले लिया और एक मेरा यहाँ आयरन ले लिए, तो मेटल नॉन मेटल ले लिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटल से मेटल, मेटल से एलॉय, मेटल से नॉन मेटल, किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक तरह से मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है फॉर डिफरेंट एंड सेम टाइप ऑफ मटेरियल, ज्वाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट, ओके। अच्छा, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं? अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ दे तो कि ज्वाइनिंग कैसे किया जाता है, तो ज्वाइनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर, या बोल सकते हो कि ज्वाइनिंग इज डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, हीट का एंड प्रेशर का अप्लाई करके। आप बोलेंगे सर जी हीट तो समझ में आता है, दो पीस को अगर आप मुझे जोड़ना है तो बीच में क्या करते हैं, पिघाल देते हैं, जैसे वेल्डर से उसको दोनों मेल्ट हो जाता है, चिपका देते हैं। या हो सकता है हीट का यूज करके, जरूरी नहीं है कि जो मेरा बेस मेटल, ये बेसिकली क्या है मेरा बेस मेटल है, आप बेस मेटल बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप वर्क पीस, है ना, जिसको जोड़ रहे हो, या फिर बोल सकते हो ये मेरा एक आपका वर्क जॉब, ये जॉब भी इसको कहा जाता है, जॉब वर्क इज बेस मेटल, जिसको मेल्ट कर रहे हैं। तो या तो इसको मेल्ट करके जोड़ा जाता है, या फिर एक फिलर मटेरियल यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल यूज करते हैं, इसको गला गला के इसके बीच में आते जाता है और चलते रहता है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एक पुल जैसा क्रिएट कर देगा, है ना, वेल्ड पुल बन जाता है, और उसमें आपस में दोनों चिपक जाता है। या फिर हीट का भी हो सकता है कि क्या करेंगे हम लोग, मेल्ट करेंगे ही नहीं, ना फिलर मटेरियल को मेल्ट करेंगे, ना बेस मटेरियल को मेल्ट करेंगे, तो फिर जोड़ेंगे कैसे डियर? तो जोड़ेंगे प्रेशर के थ्रू। क्या करते हैं इसमें, एक मेरा मान लो एक तरह से इस तरह मेरा जॉब है, एक मेरा कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से जोड़ना है, तो करते क्या, इतना हाई प्रेशर से दबाते हैं कि आपस में फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, और जो आपके मॉलिक्यूल्स है दोनों का, इस मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स है ना, और इस मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्यूज हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। या फिर और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे, सॉलिड का अलग अलग टाइप में, जिसमें लिक्विड स्टेट भी वेल्डिंग होता है, सॉलिड स्टेट भी वेल्डिंग होता है, और आपका सॉलिड और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, एलाइड वेल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया, एग्जांपल हो गया सॉलिड स्टेट का, मतलब कि सॉलिड स्टेट मतलब वेल्डिंग कर रहे हैं लेकिन मेल्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक को क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं, बहुत स्पीड रोटेट करवाते हैं, और सामने सटाते हैं, तो रोटेट होता है, तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, गर्म होगा, और आपस में फिर जोर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, चिपक जाएगा, तो वहां पे मेल्ट नहीं हुआ दोनों पीस। तो होता है प्रेशर और हीट का अप्लाई करके दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट। चलिए, इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले डियर स्टूडेंट, अब क्या डिस्कस करने वाले हैं कि देख लेते, समझ गए वेल्डिंग क्या होता है, बात करते हैं कुछ एडवांटेज का और कुछ डिसएडवांटेज का। हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ बात करेंगे हम लोग एडवांटेज का, और कुछ बात करेंगे डिसएडवांटेज का, क्या एडवांटेज क्या क्या होता है वेल्डिंग से, और क्या क्या मेरा डिसएडवांटेज होता है, राइट। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एडवांटेज का, तो एनी मटेरियल कैन बी ज्वाइन, आप किसी भी तरह का मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग। आप वेल्डिंग के थ्रू से किसी भी तरह के मटेरियल को वेल्ड कर सकते हो, एनी मटेरियल कैन बी वेल्ड, ये सबसे खासियत होता है मेरे वेल्डिंग का। इसके अलावा एनी सब शेप जो होता है, किसी तरह का शेप होता है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, किसी तरह का शेप बना सकते हो वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन करके। आपके पास टुकड़ा टुकड़ा रहेगा, उसको जोड़ के सर्कल बना लो, है ना, आप रेक्टेंगल बना लो, किसी भी तरह का शेप आप दे सकते हो। आप देख सकते हो ट्रस वगैरह, ब्रिज वगैरह बनाया जाता है वेल्डिंग के थ्रू ही, अलग छोटा छोटा पार्ट को वेल्डिंग करके उसको जोड़ा जाता है ना। आज के टाइम पे रिवेटेड वगैरह भी यूज किया जाता है, लेकिन वेल्डिंग के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। तो समझ आया सेकंड चीज। थर्ड चीज, लार्ज कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर कैन बी मेड, यानी कि क्या मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि आप लार्ज कंपोनेंट को भी बना सकते हो, लार्ज कंपोनेंट और स्ट्रक्चर कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग। ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं, कि इसमें हम लोग कितना बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मैं बात किया ब्रिज के बारे में, है ना, बहुत सारा आप देखते हो बड़ा बड़ा ब्रिज देखने को मिलता है, और कई तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, उन सबको बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग।
अगर फोर्थ नंबर बात करेंगे तो कोई भी स्पेशल स्किल इसके लिए रिक्वायर नहीं होता है, किसी तरह का स्पेशल स्किल इसके लिए नहीं चाहिए होता जरूरत। मतलब कि कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप वेल्डिंग करना चाहोगे तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए वेल्डिंग पे, या बीटेक होना चाहिए वेल्डिंग पे, या आईटीआई होना चाहिए वेल्डिंग पे। इवन अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी वेल्डिंग कर सकता है। कोई इलेक्ट्रिकल वाला तो कर ही सकता है, कोई अगर सीएस वाला भी है, कोई सिविल का वाला भी है तो वो भी वेल्डिंग कर सकता है। इवन अगर कोई इंजीनियरिंग नहीं भी किया है फिर भी नॉन टेक्निकल वाला भी स्टूडेंट वेल्डिंग कर सकता है, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है वो भी वेल्डिंग कर सकता है। तो पढ़ने के लिए मतलब वेल्डिंग करने के लिए कोई स्पेशल स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, वो विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस धीरे धीरे सीख जाता है। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्किल टू डू डूइंग वेल्डिंग, ठीक है, ड्यूरिंग दी वेल्डिंग प्रोसेस। ये हो गया। और सबसे लास्ट बात क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है कि लीक प्रूफ आपको जॉइंट मिलता है विद दी हाई स्ट्रेंथ, है ना। लीक प्रूफ जॉइंट मतलब क्या था, लीक प्रूफ, लीक मतलब लीक वगैरह आना। सपोज करो आप क्या बना रहे हो, आपको ले जाना है पेट्रोल वगैरह। आप पेट्रोल का देखे हो ना, जो अलग अलग व्हीकल जाता है बड़ा बड़ा, जिसमें पेट्रोल ले जाया जाता है या गैस वगैरह ले आ जाता है, एलपीजी गैस हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह कैरी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह में आप देखते होंगे, है ना, ये ले जाया जाता है, राइट। इस तरह से होता है, मान लो इस तरह से रहता है, ये समझ लो कि ट्रक वगैरह है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझ लो कोई पेट्रोल डीजल है या फिर एलपीजी गैस है। आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि यहाँ पे लीकेज वगैरह हो, आप चाहते हो कि इसको कैसे रहोगे, एक तो बीच में रहता है एक सिलेंड्रिकल जैसा पार्ट रहता है और सामने से दोनों पार्ट को जोड़ा जाता है, राइट। ठीक है, एक सेकंड में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा पार्ट रहा, फिर यहाँ पे इधर से जोड़ा जाता है, इधर से जोड़ा जाता है, इधर से जोड़ा जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे अगर जोड़ रहे हो तो आप चाहते हो कि बिल्कुल भी कोई तरह का लीकेज वगैरह ना हो, तो आप चाहते हो कि मुझे पूरी तरह से लीक प्रूफ जॉइंट मिले और स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज, स्ट्रेंथ हाई इतना हो जाता है ना वेल्डिंग का, आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि स्ट्रेंथ इतना हाई हो जाता है कि जहां पे वेल्डिंग किया जाता है, जहां पे मेरा वेल्ड जोन होता है, जहां पे मान लो ये मेरा एक पीस है और ये मेरा दो पीस है, दिस इज माई फर्स्ट पीस, है ना, ये मेरा पहला पीस है और मेरा सेकंड पीस है, और दोनों पीस को अगर मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा हूँ, इस जगह पे मेरा वेल्ड जोन होता है, वेल्ड जोन होता है। तो समटाइम जो आपका वेल्ड स्ट्रेंथ होता है ये मेरा बेस मेटल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या मैं बात कर रहा हूं कि जो मेरा वेल्ड का स्ट्रेंथ होता है ना, वेल्ड का स्ट्रेंथ होता है वो मेरा बेस मेटल से भी ज्यादा होता है। तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ये सभी एडवांटेज। हाँ, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पे दो क्वेश्चन आया, आप लोग बीच में क्वेश्चन वगैरह डालते रहिएगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा मैं आप लोग से पूछते रहूंगा। क्वेश्चन क्या रहा सर, अंडर वाटर बिल्डिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द केस कहा जाता है नो स्किल रिक्वायर्ड। मतलब देखो, आप बोल रहे ठीक है सर अंडर वाटर में सिखा जाता है तो वो सिखा देगा, ठीक है। आप बोले ना, ये चीज बताइए, क्या अंडर वाटर में वेल्डिंग करने के लिए उसको डिप्लोमा चाहिए स्पेशल कि नहीं? अगर आप अंडर वाटर कर रहे हो तो आपको वेल्डिंग में बीटेक करके आइए, ये डिग्री रहेगा तभी करने देंगे, नहीं, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे। समझा? अगर कोई अदर भी कोर्स किया, अगर वो नहीं भी किया है तो वो सिखा के ट्रेनिंग देके हो जाएगा। स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड मतलब कि फंडामेंटल, जैसे अगर आप जेई बनना चाहते हो कहीं पे या एई बनना चाहते हो असिस्टेंट इंजीनियर, तो आपको भाई कितना आप तेज क्यों ना हो, आप एग्जाम को निकाल क्यों ना लोगे, लेकिन आपके पास डिग्री होना ही चाहिए। कहीं कहीं पे एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास और डिग्री नहीं है तो तब भी नहीं कर सकते हो। समझ आया? सपोज करो एक चीज बताओ कि जैसे मान लो आप जेई बनते हो, रेलवे में जेई, अगर कोई बच्चा डिप्लोमा मान लो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाता है, बीटेक बीटेक मांग रहा है, तो क्या कोई डिप्लोमा किया वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर नहीं बन सकता है? वो काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो नहीं कर सकते हो। समझिए मेरी बात की नहीं? तो यहाँ पे क्या कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, आप टाइम के साथ सीखोगे। वैसे तो किसी भी चीज में जाओगे तो आपको ट्रेनिंग थोड़ा बहुत दिया जाता है तो वो सीख जाता है ना। चलिए, हाँ देखो यहाँ पे बोल रहे सर जी वेल्डिंग जो होता है एक ब्रांच होता है मेरा, है ना, वेल्डर एक ब्रांच होता है, लेकिन नॉन वेल्डर वाला भी कर सकता है ना। आप देखोगे ना, आप सिंपल सा लॉजिक समझो ना, बुक वाला डेफिनेशन छोड़ो, आप जाओ मार्केट में जो वेल्डिंग करता है आप जाके पूछिएगा, जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, जो बनाया जाता है, जैसे घर में आप लगाते हो ना, गेट वगैरह बनाते हो, नॉर्मल वेल्डिंग वगैरह करते हो, आप जाके उससे पूछना कि भाई साहब आप कुछ वेल्डिंग वगैरह किए हैं क्या, वेल्डर है आप हैं? आप पूछिएगा जाके, आपको आंसर खुद मिल जाएगा, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। वो बोलेगा नहीं मैंने कुछ नहीं, बस ऐसे घर में चल रहा है, पापा करते थे मैं सीख गया, कर रहे हैं। समझ आया? आप इससे समझो मेरी बात, है ना। लेकिन अब कहीं कहीं पे स्पेशल जहां पे वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है, कुछ खास कंडीशन पे, वहां पे कुछ सीखना पड़ता है, राइट। ये चीज है, मतलब मैं बोल दिया उसका मतलब मैं पूरा एकदम लक्ष्मण रेखा नहीं ड्रॉ कर दे रहा हूं कि नहीं मतलब नहीं तो नहीं होगा, कुछ खास एप्लीकेशन पे रिक्वायर पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। और वो चीज भी सिखाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग वगैरह करके, राइट। ओके,
यस यस यस, बिल्कुल सही है। वेल्डिंग कैन बी डन आफ्टर द कास्टिंग, यस कर सकते हैं बिल्कुल कास्टिंग के बाद, क्योंकि मैं ये कहने का मतलब ये था कि कास्टिंग मेरा इनिशियल स्टेज होता है और वेल्डिंग मेरा इनिशियल स्टेज नहीं होता है, या तो सेकेंडरी होता है या फाइनल स्टेज होता है। वेल्डिंग आप कब करोगे, आप खुद सोचो, वेल्डिंग कब करोगे, जब आपका पीस रहेगा, दो पीस को जोड़ने के लिए, तो पीस पहले कास्टिंग से, मशीनिंग से या किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, फॉर्मिंग से पहले बनाया गया है। जैसे मान लो दो पाइप को जोड़ो, तो पाइप पहले बनेगा, पाइप को जोड़ो तो पाइप पहले बना है ना, कास्टिंग के थ्रू बना, फॉर्मिंग के थ्रू, बहुत सारा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बना, फिर आपको बस जोड़ना है। तो मेरा प्राइमरी ये मेरा प्रोसेस नहीं होता, बस आपको ये बनाना, लेकिन कास्टिंग मेरा प्राइमरी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कास्टिंग के बाद वेल्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, समझ आए। चलिए, तो ये हो गया मेरा एडवांटेज। ना वी आर गोइंग टू डिस्कस और सम डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ मेरा डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा डिसएडवांटेज मुझे देखने को मिलता है। तो पहला, पावर सप्लाई इज नीडेड इन जनरल। पावर सप्लाई जो होता है वो मेरा जनरली चाहिए होता है, पावर सप्लाई, क्योंकि विदाउट पावर सप्लाई के बिना, मतलब पावर सप्लाई के बिना सिंपली आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हो। पावर सप्लाई के बिना आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे पावर सप्लाई चाहिए ही होगा। क्लियर, तो ये हो गया एक डिसएडवांटेज, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो आप कर नहीं सकते हो। सेकंड चीज, कॉस्टली होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, अलग अलग तरह का आप देखोगे वेल्डिंग प्रोसेस होता है, वेल्डिंग होल्डर मिलता है, वेल्डर मिलता है ना, तो उसके लिए आपको डीसी करंट वगैरह चाहिए, उसके लिए आपको जनरेटर या कोई डिवाइस रखना पड़ेगा जो पावर सप्लाई देगा। तो कुल मिला के बात यह आ जाता है कि इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, है ना, कॉस्टली थोड़ा हो जाता है। चलिए, और अगर बात करते हैं स्पेशल टूल, कुछ स्पेशल टूल रिक्वायर होता है, मतलब कि जैसे टूल होल्डर हो गया, है ना, टूल होल्डर हो गया, वेल्डर मशीन हो गया, समझ आया, और बहुत सारे चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ता है, फिलर मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और कई चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ता है, टूल्स वगैरह का रिक्वायरमेंट पड़ता है, एसेसरीज का पड़ता है ना, उन सब का जरूरत पड़ता है। इसके अलावा डिसएडवांटेज सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, कॉस्टली और पावर सप्लाई के साथ थर्ड नंबर जो आता है वो हेल्थ हजार्डियस। अब ये क्या होता है, हेल्थ से रिलेटेड क्यों यह आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज जब आप वेल्डिंग करते हो ना तो उससे निकलता है यूवी रे, क्या निकलता है, यूवी, अल्ट्रावायलेट रे निकलता है। वो आपके स्किन के लिए भी डेंजरस हो सकता है और आपके आंख के लिए भी डेंजरस हो सकता है, तो आपको आंख से ही बचाना, इसलिए वेल्डिंग जब करते हैं तो शील्ड पहना जाता है ना, शील्ड लगा के वेल्डिंग किया जाता है, या फिर हेलमेट वगैरह पाया जाता है, उसको, उससे आपका आंख भी बचता है। और वेल्डिंग के टाइम पे ग्लव्स वगैरह पहना जाता है, एप्रन पहना जाता है, शूज पहना जाता है, इंडस्ट्रियल शू पहना जाता है, इन सब चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ता है ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके अलावा जब वेल्डिंग करते हो तो कई तरह का जो केमिकल्स होता है, केमिकल फ्यूम्स, है ना, केमिकल फ्यूम्स वगैरह या केमिकल गैस वगैरह निकलता है ड्यूरिंग दी वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन, एसिटिलीन, अलग अलग तरह का गैसेस के थ्रू वेल्डिंग करते हैं, तो वो भी एयर में मिक्स होके आप इनहेल कर सकते हो और वो अंदर जाके आपके लंग्स को या फिर आपके बॉडी पार्ट्स को हार्म कर सकता है, जिसके वजह से कई तरह का और डिफरेंट डिफरेंट तरह का आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। तो उससे बचने के लिए, हेल्थ से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ऐसे खुले में वेल्डिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, फिर से मैं बात करूँ, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वेल्डिंग आप कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वेल्डिंग कर रहे हो तो गैस वेल्डिंग करो या डीसी वेल्डिंग करते हो, आर्क वेल्डिंग करो, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग करो, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग करो, समझ आया, अलग अलग में। लेकिन हाँ, पाया जाता है, दैट्स वाई ये मेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, यूवी रे वाला, अल्ट्रावायलेट सब में निकलता है। अच्छा, अगर आप खुले में करोगे तो उससे जो स्पार्क जनरेट होता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग, वो अगर कहीं आपको चोट लग गया तो आपका हाथ जल सकता है, स्किन जल सकता है, ठीक है, तो उससे भी आपको बचाना है। तो कुछ हो गया ये एडवांटेज और कुछ हो गया मेरा डिसएडवांटेज। चलिए, आप बात करते हैं क्या, देखो एक चीज यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, आप लोग एक चीज में मत डिस्कशन ज्यादा करते रहो, मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि नो स्किल रिक्वायर्ड इन जनरल में लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग खुश, इन जनरल, इन जनरल अगर आप वेल्डिंग करते हो तो कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन कुछ खास खास अगर वेल्डिंग रहेगा तो वहां पे रिक्वायर पड़ता है, इसीलिए तो वेल्डिंग वगैरह किया जाता है ना, वेल्डिंग वगैरह किया जाता है। लेकिन माय पॉइंट इज कि आप कहीं पे भी नॉर्मल वेल्डिंग अगर करना चाहते हो ना, जैसे सपोज करो कि आप कॉलेज वगैरह में वेल्डिंग करना सीखना चाहते हो कि भैया वेल्डिंग कैसे करते हो, कोई सिखा दो, तो ये नहीं बोलो कि जाओ पहले डिप्लोमा करके आओ, मेरा बात समझे। एरोप्लेन आप बोलेंगे भैया 2 मिनट के लिए मुझे एरोप्लेन चलाना सिखा दो तो मैं चला के आता हूँ, चलाने देगा कोई, बताओ, नहीं ना, उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखोगे एयरप्लेन कैसे चलाया जाता है वो आपको नहीं करने देगा। अगर बोलोगे 2 दिन के लिए मुझे ना बना दीजिए आईएएस, है ना, आईएएस बना दीजिए ना, मुझे संभालना है, या डीसी बना दो, बन जाएगा, नहीं ना भाई, वो नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर आपके पास स्किल नहीं होगा, आप वेल्डिंग कुछ भी नहीं किए हो फिर भी वेल्डिंग कर सकते हो, बस इतना मेरा मतलब है। आप लोग इतना अंदर चले जाते हो ना, उसी में घुसे चले जाते हो, ये दिस दैट दिस, आप निकलो यहाँ से,
बस सिंपल सा डेफिनेशन है, ये चीज ध्यान रखना है कि अगर बोल दे, देखो मेरा बात समझो, क्वेश्चन कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या हम लोग वेल्डिंग, अगर कोई स्किल नहीं है फिर भी वेल्डिंग कर सकते हैं, यस और नो, तो कर सकते हैं ना, बस दैट्स इट। अब कुछ के लिए कर सकते हैं, कुछ के लिए नहीं कर सकते हैं, ये ज्यादा आप मत लगाओ, आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी तो इनिशियल में बता रहा हूं ना, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं वेल्डिंग का, वेल्डिंग क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, आज ही पूरा वेल्डिंग मत पढ़ लो, अब ये क्लास चलेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया, अब बात करते हैं वेल्डिंग। देखो वेल्डिंग अभी मैंने बात करता और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, अभी बस इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। पहला चीज कि ये मेरा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है मेरा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, मेरा प्राइमरी नहीं होता है। प्राइमरी अगर बात करेंगे तो प्राइमरी जैसे कास्टिंग मेरा प्राइमरी बोल सकते हो, प्राइमरी मेरा कास्टिंग हो जाता है। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि ये आफ्टर, इसको सेकेंडरी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं पे फाइनल भी कहा जाता है, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कहा जाता है ना, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों, जैसे मान लो ये रड मेरा पहला रड है, ठीक है, ये मेरा दूसरा रड है, तो देखो ये रड बना कैसे है, तो या तो रड को बनाने के लिए हम लोग वेल्डिंग आई मीन कास्टिंग किए होंगे, या फिर मेटल कटिंग किए होंगे ना, मेटल कटिंग करके इस तरह का शेप से डिजाइन दिए होंगे, मेटल कटिंग किए होंगे। और कास्टिंग के बाद आपको पता सरफेस फिनिश खराब होता है, वेल्डिंग भी कटिंग भी करेंगे तो सरफेस फिनिश खराब होता है, तो इसके बाद फिनिशिंग वगैरह किया होगा, क्या किया होगा, फिनिशिंग वगैरह किया होगा। अच्छा फिनिशिंग भी कर लिया होगा, देखो थोड़ा सा रड मेरा बेंड है, यानी कि फिनिशिंग हो सकता है फिनिशिंग से पहले या बाद में वेल्डिंग किया होगा, यानी कि फॉर्मिंग जिसको कहा जाता है, फॉर्मिंग, ये मैं आपको कास्टिंग के टाइम बता दूंगा। फॉर्मिंग मतलब उसको फॉर्म चेंज करना, उसका शेप एंड साइज चेंज करना, हीट एंड प्रेशर का अप्लाई करके, ठीक है, उसको फॉर्मिंग किया होगा। अब फॉर्मिंग हो जाने के बाद अब बचा दोनों को जोड़ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे जोड़ देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ गया। चलिए, तो ये हो गया सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब बारी आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कास्टिंग के टाइम पे भी बता रहा हूं, तीन तरह का मेनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। एक होता है मेरा जीरो, एक होता है एडिशनल, एक होता है मेरा सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। जीरो अगर बात करेंगे, जीरो में क्या होता है, जब कोई चीज ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, इसको कहा जाता है जीरो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा फॉर्मिंग हो गया, फॉर्मिंग मतलब वही हीट एंड प्रेशर का अप्लाई करके, अगर रड मेरा सीधा है तो रड को मैं क्या कर दूंगा, बेंड कर दूंगा। तो आपने क्या यहाँ पे कोई मेटल ऐड करा, नहीं, क्या कोई मेटल रिमूव करा, नहीं, आपने क्या करा, बस हीट एंड प्रेशर का यूज करके उसके शेप एंड साइज को चेंज कर दिए। क्या कर दिए हम लोग, शेप एंड साइज को यहाँ पे चेंज कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड योर फॉर्मिंग। तो जीरो प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे ना तो हम लोग कोई भी मटेरियल को ऐड किए, ना ही मटेरियल को रिमूव किए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस इज अ जीरो प्रोसेस। अच्छा मैंने आपको बताया था कि कास्टिंग को भी हम लोग जीरो प्रोसेस कहते हैं, कब, जब मैं यहाँ पे कास्टिंग कर रहा हूं कोई एलॉय का नहीं, सिर्फ कोई मेटल का कर रहा हूं या कोई भी आपके नॉन मेटल का कर रहा हूं। कि जहां एलॉय कर रहे हो तो दो चीजों को जोड़ते हैं, दो चीजों को, जैसे मान लो कास्ट आयरन बना रहे हो तो कास्ट आयरन के केस में आप दो चीजों को लोगे, उसको आप मिक्स करके ब्रास बना रहे हो, ब्रॉन्ज बना रहे हो, तो दो मेटल को लेके बना रहे हो, तो फिर वो मेरा हो जाएगा एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसीलिए बहुत सारा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कास्टिंग को रखेंगे कहाँ, तो आपको कास्टिंग को मान लो, आप मान लेते हैं कि कास्टिंग को आप एडिशनल में रख लो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कास्टिंग मेरा जीरो में भी आ जाता है, किस कंडीशन में आपको समझा दिया। तो कास्टिंग एडिशनल अगर बात करेंगे, सबसे अच्छा एग्जांपल मेरा वेल्डिंग हो गया, क्योंकि वेल्डिंग में क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग में मैं ऐड कर रहा हूं, इसीलिए वेल्डिंग कहा जाता है मेरा एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेकेंडरी समझ गए, सेकेंडरी में किस बेसिस पे, स्टेज के बेसिस में, ये जो मैंने बताया स्टेज के बेसिस बताए, है ना, कि किस स्टेज में आता है, इनिशियली करते हैं या बाद में करते हैं, बाद में करते हैं इसलिए सेकेंडरी कहा दिए, या फाइनल भी कहा जाता है कभी कभी। और एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की किस लिए बात कर रहे हैं, कि मटेरियल ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। चूंकि मैं क्या कर रहा हूं, दो पीस को जोड़ रहा हूं, है ना, तो फिलर मटेरियल यूज कर देते हैं, तो भाई इसको एडिशनल कहा जाता है ना, या दोनों को जोड़ा जा रहा, बड़ा हो जा रहा, तो एडिशनल कहा जाता है। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक, आप देख रहे हो कि मटेरियल ऐड हो रहा है, ये चीज हो गया। उस तरह कास्टिंग में एलॉय करेंगे तो वो भी मेरा एडिशनल हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन का बात करें, सब्ट्रैक्शन मतलब हटाना, जैसे मशीनिंग कर रहे हो, आपके पास इस तरह का कोई आपका इस तरह है कोई आपका पीस है, और आप चाहते हो कि मेरा रेक्टेंगुलर या क्यूबिक जैसा मिले, तो क्यूबिक मतलब आपको इतना चाहिए, इतना ही चाहिए, तो ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है ये आपको नहीं चाहिए, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये ऊपर पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, नेगेटिव करा, नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपने मटेरियल को हटाया। तो दैट्स वाई ग्राइंडिंग, मिलिंग और कई सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, फिनिशिंग वगैरह, मिलिंग, बहुत सारा चीज हो जाता है ना, ये दीज ऑल आर कम्स इन दी मैन्युफैक्चरिंग सब्ट्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये चीज हो गया, समझ गए। तो वेल्डिंग के बारे में ये भी चीज आप लोग को समझ में आ गया। नाउ
अब बात करते हैं यहां से, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड योर जॉइनिंग प्रोसेस। क्या होता है मेरा जॉइनिंग प्रोसेस से काफी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसको देखिएगा क्योंकि यहां से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले अगर बात करेंगे सर जी, हम लोग समझे कि मेरा जो वेल्डिंग होता है वो जॉइनिंग प्रोसेस के अंडर में आता है, जॉइनिंग प्रोसेस के में अंडर में आता है, बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है, ओके। तो अगर मैं बात करता हूं कि ठीक है जॉइनिंग प्रोसेस के अंडर में आता है, तो जॉइनिंग मेरा प्रोसेस कितना तरीका का होता है वो मुझे जानना है। तो अगर मैं बात करता हूँ जॉइनिंग प्रोसेस का, तो जॉइनिंग प्रोसेस मेरा मैकेनिकल, मतलब जो देखो जॉइनिंग कैसे हो रहा, बॉन्ड हो रहा, बॉन्डिंग बॉन्डिंग हो रहा, जॉइन मैंने बॉन्ड हो रहा, तो ये मेरा मैकेनिकल बॉन्डिंग भी हो सकता है और ये मेरा एटॉमिक बॉन्डिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये मेरा मैकेनिकल बॉन्डिंग भी हो सकता है और मेरा ये एटॉमिक बॉन्डिंग भी हो सकता है। क्लियर, क्लियर माय पॉइंट ऑनर, मेरा मैकेनिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक बॉन्डिंग भी हो सकता है। अब बात करते हैं सर जी मैकेनिकल बॉन्डिंग क्या है, मतलब समझो कि मैकेनिकल बॉन्डिंग के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो दो आपके वर्कपीस को, और एटॉमिक बॉन्डिंग के थ्रू भी आप दो पीस को ज्वाइन कर सकते हो। अब क्या मतलब है मैकेनिकल बॉन्डिंग का, क्या मतलब एटॉमिक बॉन्डिंग का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैकेनिकल बॉन्डिंग का, तो मैकेनिकल बॉन्डिंग मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, एग्जांपल के तौर पे जैसे आप नट एंड बोल्ट को ज्वाइन कर रहे हो, है ना, आप रिविटेड ज्वाइन कर रहे हो, आप स्टेपल्स या श्रिंक फिट को कर रहे हो, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल बॉन्डिंग। मैकेनिकल बॉन्डिंग, मैकेनिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, दो चीजों को आपस में जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, मैकेनिकल को इक्विपमेंट के थ्रू, है ना, आप वहां पे जोड़ रहे हो। जैसे नट बोल्ट, नट क्या होता है, इस तरह का आपका बोल्ट होता है ना, इस तरह का बोल्ट होता है, ग्रिप रहता है और इसके अंदर यहाँ पे क्या करा जाता है, नट को डाला जाता है, तो ये नट एंड बोल्ट अंदर जाता है और ये लॉक हो जाता है, ये क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो नट एंड बोल्ट हो गया इसका एग्जाम्पल। रिविटेड जॉइंट क्या होता है, आपको पता है रिविट इस तरह का कुछ रहता है ना, तो कोई चीज़ को दो पीस को आपको जोड़ने के लिए रिविट अंदर चल जाता है और क्या होता है, दो पीस मेरा यहाँ पे जॉइंट हो जाता है ना। स्टेपल्स का बात करेंगे, आप पेपर में स्टेपल लगाते हो, स्टेपल है ना, क्या करता है, स्टेपल इस तरह का रहता है, दो आपके पेपर को जोड़ा जाता है ना, बुक वगैरह में हम लोग हमेशा लगाते हैं, बुक वगैरह में दो चीज़ को पेपर को इस तरह से स्टेपल करके लॉक कर देते हैं, स्टेपल स्टेपल, है ना। इसका श्रिंक फिट, दो आपस पीस को लगाने के लिए क्या करता है, श्रिंक फिट लगा देते हैं हम लोग, उसके क्या होता है, वो लॉक मेरा हो जाता है, उसमें क्या होता है, मेरा लॉक हो जाता है। तो दीज ऑल आर माई मैकेनिकल बॉन्डिंग, मैकेनिकल बॉन्डिंग, ठीक है, मैकेनिकल बॉन्डिंग। अब अगर बात करेंगे एटॉमिक बॉन्डिंग का, तो मैकेनिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, समझना कि मैकेनिकल बॉन्डिंग को फर्दर दो और भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक मेरा आ जाता है मेरा टेम्पोररी जॉइंट, एक होता है मेरा परमानेंट जॉइंट। टेम्पोररी जॉइंट क्या होता है, परमानेंट जॉइंट क्या होता है, कि टेम्पोररी जॉइंट ऐसा जॉइंट है, टेम्पोररी जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसको अगर मैं डिसमेंटल करता हूं, डिसमेंटल मतलब जब मैं इसको तोड़ना चाहूंगा तब मेरा पीस जो है ना वो मेरा खराब ना हो, वो मेरा डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, टेम्पोररी जॉइंट। तो मैकेनिकल में मेरा टेम्पोररी और परमानेंट दोनों तरह का, जैसे नट एंड बोल्ट, तो जब भी आप नट बोल्ट को खोलो और लगाओ, आप 10 बार करो तो हर बार जॉइंट आप बना रहे हो, फिर खोल रहे हो, असेंबल भी कर रहे हो और डिसमेंटल भी कर रहे हो, लेकिन दोनों के टाइम पे आप कभी भी आपका जो पार्ट्स है, जो आपका जॉइनिंग प्रोसेस के थ्रू जो यूज किया जाना इक्विपमेंट है, वो टूट फूट नहीं रहा, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, वो हर बार यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ जो होता है आपका जॉइंट वो मेरा परमानेंट होता है, मतलब अगर उसको आप डिसमेंटल करना चाहोगे, खोलना चाहोगे तो टूट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल क्या होता है, रिविट, रिविट को जैसे आप खोलोगे तो फिर से यूज नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा। स्टेपल, जो पेपर वगैरह में हम लोग स्टेपल लगाते हैं, एक बार स्टेपल किए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालना पड़ता है और निकालने के बाद क्या उसको यूज करते हैं, उसको फेंक के फिर स्टेपल करते हैं, तो ये क्या होगा, परमानेंट हो गया, मतलब डिसमेंटल करेंगे तो बर्बाद हो जाता है, मेरा खराब हो जाता है। श्रिंक फिट का सेम होता है, श्रिंक फिट एक बार फिट हो जाने के बाद जब उसको निकालते हैं तो उसको फिर बर्बाद हो जाता है, तो परमानेंट टेम्पोररी दोनों हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एटॉमिक बॉन्डिंग का, तो एटॉमिक बॉन्डिंग क्या होता है कि एटॉमिक बॉन्डिंग जितना भी होता है सबका सब मेरा परमानेंट जॉइंट होता है, सबका सब क्या होता है, मेरा परमानेंट जॉइंट होता है, यानी एक बार अगर जॉइंट हो गया तो अगर आप सोचोगे कि मैं उसको तोड़ के फिर से करूंगा तो ना ना ना, वो पॉसिबल नहीं, आपको फिर से आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। वेल्डिंग का बात की बात है, वेल्डिंग में ही आ जाता है ये, लेकिन फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग या फिर वेल्डिंग करना पड़ेगा। टूट गया, जैसा वेल्डिंग करो ना दो पीस को, ये पहला पीस है और ये दूसरा पीस है, अगर इन दोनों पीस को आप क्या कर रहे हो, ज्वाइंट कर रहे हो, दोनों पीस को अगर आप यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हो इस तरह करके, ठीक है, दोनों पीस को क्या कर रहे हो, ज्वाइंट करो, तो अगर आप यहाँ दोनों पीस को ज्वाइंट कर रहे हो, अगर आप तोड़ना चाहोगे ना तो तोड़ने के बाद फिर से अगर आप चाहोगे ज्वाइंट करना तो फिर से वेल्डिंग करना पड़ेगा, और वो ज्वाइंट आपका वहां पे मेटल जो मेल्ट होकर ज्वाइंट हुआ वो बर्बाद हो जाएगा, यानी कि जो आपका ज्वाइंटिंग पार्ट है, वेल्डिंग पार्ट है, वो डिसमेंटल हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये हो गया दोनों अंतर। और एटॉमिक बॉन्डिंग क्यों कहा जाता है, इसमें क्या होता है, मेटल जो होता है ना, जो भी मेटल को या वर्कपीस को या जॉब को, जिसको आप दो वर्कपीस को जोड़ना चाहते हो, तो दोनों में क्या होता है कि मेल्ट होके, है ना, किसी ना किसी तरह से मेल्ट होके या फिर दोनों का जो एटम रहता है वो आपस में फ्यूज होके जॉइंट हो जाता है। मेल्ट तो मैंने वो लूंगा क्योंकि वो सब फिर लिक्विड में आ जाएगा,
है ना। तो ये सॉलिड भी हो सकता है, एलाइड भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो आपस में आई मीन इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर एटम बोल लो या मोलिकुल्स बोल लो, जो वर्कपीस का मोलिकुल्स है वो आपस में फ्यूज हो जाता है, जॉइंट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, एटॉमिक बॉन्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट मैकेनिकल बॉन्डिंग नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एटॉमिक बॉन्डिंग। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक बॉन्डिंग, यानी कि जितना तरह का हम लोग बॉन्डिंग यूज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सब का सब मेरा परमानेंट रहने वाला है। मतलब अगर आप डिसमेंटल करोगे तो जॉइंट हो जाएगा, जो वेल्ड रहेगा वो टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो फिर से काम नहीं आने वाला, फिर से आपको करना पड़ेगा वेल्ड, तब जाके फिर से जॉइंट लेगा। क्लियर, चलिए ये चीज हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक बॉन्डिंग का, तो ये 3 तरह का पाया जाता है। सेकंड फेज में यहाँ पे आपको क्लियर और आपको दिखाई देगा। देखो मैं यहाँ पे एटॉमिक बॉन्डिंग को फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एटॉमिक बॉन्डिंग कितना तरह का होता है मेरा, 3 तरह का पाया जाता है। एक होता है मेरा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, एक हो जाता है मेरा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और एक हो जाता है मेरा अलाइड और सॉलिड स्टेट। अलाइड, इसको बेसिकली अलाइड प्रोसेस कहेंगे, इसमें हम लोग, आप अलाइड भी बोलते हैं और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी कहते हैं, दोनों आ जाता है। या बोल सकते हो लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों आ जाता है, इसमें लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों आ जाता है। अब क्या क्या होता है ये समझना, क्या क्या होता है ये समझना। देखो बहुत ही एकदम फंडामेंटल में चीज़ बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए, बस आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगा के समझोगे तो आपको A to Z यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो मैं क्या बोल रहा था, आप लोग को ध्यान देना, और आप लोग को जहां पे समझ नहीं आएगा तो मुझसे प्लीज पूछिएगा, ठीक है, मुझसे प्लीज पूछिएगा। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का अगर बात करेंगे ना, तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में या तो मेरा आ जाता है पहला, इसका तरीका टाइप बात करेंगे तो कोल्ड वेल्डिंग, दूसरा आ जाता है मेरा फ्रिक्शन वेल्डिंग, और तीसरा आ जाता है मेरा फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, कोल्ड वेल्डिंग समझो। अब देखो जैसे मैं बात करूंगा ना कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, तो यानी कि इसमें क्या होगा, हम लोग वेल्डिंग करेंगे बट जो मेरा पीस रहेगा वो मेल्ट नहीं करेगा, या जो फिलर मटेरियल रहेगा वो भी, फिलर मटेरियल मान लो यूज करेंगे भी तो, या नहीं यूज करते इसमें, लेकिन अभी आपको नहीं पता है तो चीजें समझो कि इसमें मेरा जो भी चीज है वो मेल्ट नहीं होने वाला, चाहे वर्क पीस है, फिलर मटेरियल कुछ भी रहे, ये मेरा मेल्ट नहीं करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू, प्रेशर के थ्रू हम लोग यहाँ पे करते हैं वेल्ड, जिसमें आ जाता है मेरा कोल्ड वेल्डिंग। तो कोल्ड वेल्डिंग में कई एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे आपका प्रेशर वेल्डिंग हो गया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया, डिफ्यूजन वेल्डिंग हो गया, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग हो गया, रोल वेल्डिंग हो गया। इन सब में हम लोग जो मेरा वर्कपीस होता है उसको मेल्ट करके ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं, डिफ्यूजन डिफ्यूज हो जाता है फ्रिक्शन के थ्रू, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग है ना, एक्सप्लोजिव के थ्रू करेंगे हम लोग, उसके हाई इंपैक्ट लगता है और वापस में मेल्ट कर जाता है, मतलब ज्वाइन हो जाता है, रोल वेल्डिंग इस तरह से। और अगर इसका मैं क्लासिफिकेशन देखूं तो आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग भी इसमें आ जाता है, फ्रिक्शन के थ्रू, और फोर्ज, जो फोर्ज हथौड़ों के थ्रू पीट पीट के हाई प्रेशर के थ्रू आप में ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका एटम्स वगैरह रहता है, मोलिकुल्स रहता है, दो वर्कपीस का एटम्स, वो फ्यूज हो जाता है पीटने की वजह से, गर्म करके। गर्म किया जाता है, जैसे आप हथौड़े जाते हो ना लोहार के पास, लोहार भी क्या करता है, वो बेसिकली लाता है दो चीज को जोड़ने के लिए, गर्म करता है, और गर्म करके पीट पीट के वो उसको वेल्ड कर देता है। तो यहाँ पे मेल्ट नहीं हुआ ना, मेल्ट नहीं हुआ। ठीक है, समझ आई मेरी बात की नहीं, और मेरा वो आपका मेल्ट भी हो, आई मीन जोइन भी हो गया, वेल्ड भी हो गया। तो दिस इज द टाइप ऑफ सोल्डिंग स्टेट वेल्डिंग। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर मैं बात करता हूं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का, किसका, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का, मतलब इसमें माय डियर स्टूडेंट क्या होगा कि जो मेरा ज्वाइन होगा ना वो मेल्ट कर जाएगा, ज्वाइन क्या कर जाएगा, मेरा मेल्ट कर जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है ना, ज्वाइंट का मेल्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइंट का मेल्ट होना इंपॉर्टेंट है, इसमें जो फिलर मटेरियल होता है वो भी मेल्ट हो सकता है। ठीक है, मेल्ट कहीं ना कहीं होगा। क्लियर, ये चीज है, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्यूज वेल्डिंग। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, चूंकि मेरा जब वेल्डिंग होता है ना, तो वेल्डिंग में दोनों पीस आपका मेल्ट कर जाता है। मान लो ये वर्क पीस है और ये वर्क पीस है, और बीच में कहीं जोड़ रहे हैं, तो हीट देके बीच में क्या होता है, हमारा पूरा मेल्ट कर जाएगा। और मेल्ट के वजह से एक पहला वर्क पीस का जो एटम रहता है, दूसरा वर्क के आपस में दोनों फ्यूज हो जाता है, दोनों एकदम मिक्स हो जाता है, अच्छी तरह से बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। तो दैट्स वाई इसको कहा जाता है फ्यूजन वेल्डिंग। इसको क्या कहा जाता है, मेरा फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। अब जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है ये मेरा दो तरीका का होता है, एक होता है मेरा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और एक होता है मेरा केमिकल वेल्डिंग। मतलब हम लोग जो फ्यूजन वेल्डिंग करते हैं केमिकल के थ्रू भी करते हैं, है ना। अब केमिकल मतलब केमिकल गैस का यूज वगैरह का यूज करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में वही इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, AC DC का यूज करते हैं, उन सब के थ्रू यहाँ पे क्या करा जाता है, वेल्डिंग करा जाता है।
अब इसमें एग्जांपल हम लोग तो ये पूरा पढ़ने वाले हैं, अभी बस आप जान लो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का बात करूंगा, इसमें मेनली 3 तरह का सबसे फेमस आपका इसका क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है मेरा आर्क वेल्डिंग, आर्क के थ्रू से हम लोग आर्क जनरेट करते हैं, करंट के थ्रू से सर्किट मेरा जब पूरा का पूरा मेरा पावर सप्लाई किया जाता है, सर्किट क्लोज होता है तो करंट सप्लाई होता है, जिसमें मेरा क्या होता है इलेक्ट्रोड लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, है ना। तो मेरा जो पॉजिटिव टर्मिनल मान लो अभी मैं आपको समझाऊंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, बीच में एयर रहता है, एयर आयनाइज होता है जिसकी वजह से आर्क जनरेट होता है, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग इसको कहा जाता है। तो आर्क वेल्डिंग का एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, तो आर्क वेल्डिंग का एग्जांपल देखो 1 बाय 1 कर मैं यहाँ पे टोटल बताने वाला हूँ और इस सब का एग्जांपल अपना याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। जैसे कि आपका हो जाता है SMAW यानी कि सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, क्या हो जाता है मेरा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यानी कि SMAW। फिर बात करेंगे मिग और टिग, MIG TIG बहुत ही फेमस है। मिग मतलब क्या हो जाता है कि आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग तो वेल्डिंग है ही, है ना, मेटल इनर्ट गैस। TIG मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया। अब बात करेंगे SAW, SAW मतलब क्या था सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। आप लोग रिप्लाई करते रहो जहां समझ नहीं आएगा तो क्या आ जाता है मेरा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। और जब मैं बात करूंगा PAW का तो PAW मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। अच्छा वो AHW हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ये क्या हो गया मेरे देखो AHW मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, और ये हो जाएगा PAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ये हो गया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, है ना, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, आपका MIG मिग और टिग हो गया, टंगस्टन और आपका दैट इज कॉल्ड योर टंगस्टन हो गया, और आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया, और आपका सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा कि नहीं बताइए। समझ आ रहा कि नहीं। ठीक है चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्या सेकंड इसका क्लासिफिकेशन आपके इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ही आ जाता है मेरा क्या रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्या आ जाता है मेरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर बात करेंगे कितना तरह का हो जाता है आपका, कितना तरह का अगर हो जाता है इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो आप देख सकते हो जैसे आपका हो जाता है स्पॉट वेल्डिंग, है ना, स्पोर्ट्स वेल्डिंग आ जाता है। अच्छा इसके अलावा बात करेंगे तो मेरा सीम वेल्डिंग आ जाता है। अच्छा इसमें बात करेंगे तो मेरा आ जाता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग आ जाता है। क्या आ जाता है मेरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग आता है। इसके अलावा बात करेंगे तो इसमें आ जाता है मेरा HFRW। ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है मेरा हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्या हो जाता है मेरा हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग मेरा आ जाता है फ्लश बेट वेल्डिंग। और इसका तीसरा क्लासिफिकेशन होता है इंडक्शन वेल्डिंग। तीसरा क्लास में होता है इंडक्शन वेल्डिंग, किसका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का। सेम क्या बोल रहे हैं सर जी, थोड़ा कोई बात नहीं, अभी आप अगर चीजें देखो अभी हम लोग 1 बाय 1 कर सबको समझने वाले हैं। MIG क्या होता है, TIG क्या होता है, क्या होता है, हर एक चीज समझेंगे। अभी तो मैं आपको बस क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो बस देख लो, ये सभी आता है, जैसे पढ़ोगे तो सब चीज याद हो जाएगा। और आप लोग ये टेंशन मत लो कि क्या किसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं एक बार ही लिख दिया हूँ, देखो यहाँ पे SMAW सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, MIG मेटल इनस गेट वेल्डिंग, TIG टंगस्टन इनट गेट वेल्डिंग, SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, PAH एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, CAW कार्बन आर्क वेल्डिंग, PAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, HFR हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो ये सब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। तो जो भी चीज़ यहाँ पे है सब चीज़ को वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, क्लियर, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। और क्या बोले रिपीट कर दिए, मैंने कहा ना डियर स्टूडेंट, SMAW मतलब क्या सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, MIG मतलब कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG टंगस्टन इनस गेट वेल्डिंग, SAW मतलब क्या हो गया बताइए, हाँ हाँ समझ आ रहा ना, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, PAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, AHW आपका हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ये सभी यहाँ पे आ जाता है। और बाकी यहाँ पे तो मैं आपको बता दिया इन दोनों के बारे में। केमिकल वेल्डिंग में आ जाता है आपका गैस वेल्डिंग, कई तरह का गैस वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे आपका आ जाता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, वेरी फेमस ऑक्सी एसिटिलीन, है ना। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस लेते हैं, एक रेशियो में लेते हैं, है ना। उसके बाद डिस्कस 1:3 के रेशियो में, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और ऑक्सी एसिटिलीन होता क्या, फॉर्मूला सब बात करेंगे। इसमें मेरा केमिकल वेल्डिंग में आ जाता है मेरा थर्मिट वेल्डिंग भी आ जाता है। क्या आ जाता है मेरा थर्मिट वेल्डिंग भी आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। ये चीज हो गया आपका। और लास्ट आ जाता है मेरा क्या अलाइड एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अलाइड मतलब क्या होता है मिक्स करके, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है मान लो कुछ वर्कपीस वगैरह जो वेल्ड कर रहे हो, कुछ मेरा मेल्ट होगा भी और कुछ मेरा मेल्ट नहीं भी होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है अलाइड और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। जैसे लिक्विड था, लिक्विड में फिलर मटेरियल रहे या वर्कपीस रहे, मेल्ट होना इंपॉर्टेंट है, मेल्ट होता है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या कि मेल्ट होता है, इसलिए सॉलिड लिक्विड स्टेट कहा जा रहा है। सॉलिड स्टेट की बात करें तो मेल्ट नहीं होता है।
यहां बात करें कुछ मेरा मेल्ट होता भी है, कुछ नहीं भी होता है ना, इसके लिए कहा जाता है अलाइड प्रोसेस या अलाइड वेल्डिंग, है ना। अब बारी आता है सर जी एग्जांपल के थ्रू बताइए कैसे ये दोनों चीज होता है। जैसे बात करते हैं सोल्डरिंग का, आप लोग देखो सोल्डरिंग और वेल्डिंग में क्या अंतर होता है, ये कोई बता तो मुझे। अभी देखो ये पूरा का पूरा वेल्डिंग था, ये पूरा यहाँ तक वेल्डिंग का बात की, और ये भी वेल्डिंग, यहाँ बात करें सोल्डरिंग का, तो सोल्डरिंग और वेल्डिंग अलग होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, ये हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वाले इक्विपमेंट के लिए वेल्डिंग, और जो सोल्डरिंग होता है बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बहुत ही छोटा मोटा चीज को करने के लिए हम लोग, जहां पे कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है उसके लिए, क्योंकि ये कम टेम्परेचर में काम करता है सोल्डरिंग, और वेल्डिंग हाई टेम्परेचर में काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए, है ना, हम लोग मेल्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बता देता हूं कि सोल्डरिंग में क्या आप क्या देखते हो, चलिए थैंक यू डियर स्टूडेंट। बोरे आपके लेक्चर की यही खास बात है कि आपने नोट्स नहीं, क्या हमने नोट्स नहीं बनाना पड़ते, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतने अच्छे नोट्स बना, बस नोट्स यही अच्छे बात लगा है, और पढ़ाते अच्छे नहीं है क्या डियर। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आपके लेक्चर का, बस आपके लेक्चर की ये खास बात है कि बस यही खास बात है और कोई खास बात नहीं है, मतलब सिर्फ नोट्स अच्छा लगता है या फिर मैं पढ़ाता भी ठीक का हूँ, ये भी बताइए। चलिए इसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा और एक क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है कि क्या बस नोट्स ही अच्छा है। चलिए तो जैसे सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में क्या होता है, सोल्डरिंग में सोल्डर वगैरह यूज करते हैं तो सोल्डर मेल्ट हो जाता है ना, आप देखते ना व्हाइट कलर का रहता है ना, तो वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन जो जिससे हम लोग वेल्ड करते हैं, जो मेरा सोल्डर आयरन होता है, वो मेल्ट नहीं करता है। या फिर जिसको हम लोग जिस, मान लो कोई इक्विपमेंट होता है, जो इक्विपमेंट जहां पे हम लोग कर रहे हैं सोल्डरिंग, वो मेल्ट नहीं होता है, वो मेल्ट नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्पेशल स्पेशलिटी है आपके, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ मुझे पता, बस नहीं बोला, मैं जानबूझ के ऐसे पूछ दिया। चलिए, तो आप ब्रेजिंग का बात करें, सिमिलरली ब्रेजिंग में भी देखा जाता है, जिसको कर रहे हैं, जैसे मान लो सोल्डरिंग कहाँ देखने को मिलता है, आपका फोन खराब हो जाता है, लेपी खराब हो जाता है, डेस्कटॉप खराब हो जाता है, तब जाते हो, तो जहां देख रहे हैं सर्किट वगैरह हम करते हैं, तो सर्किट को मेल्ट नहीं होता है, सर्किट मेल्ट नहीं होता, बस वहां पे क्या करा, यानी वर्कपीस जिसमें कर रहे हो वो मेल्ट नहीं होता है, उसके ऊपर अगर सोल्डर है तो वही मेल्ट करके फिर नया डाल दिया जाता है, तो वहां पे एक चीज मेल्ट हुआ, एक चीज नहीं हुआ। ब्रेजिंग में सेम होता है। एडेसिव बॉन्डिंग मतलब मान लो फेविकल वगैरह, आप क्या करते हो, बुक वगैरह साटते हो ना फेविकल वगैरह का, है ना, नोट्स की मेहनत से बच जाते हैं। हाँ मैं आप लोग के लिए करता हूँ ताकि आप लोग कम लेक्चर में ध्यान दो, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या आता है 2 घंटा पढ़ा रहे तो लिखने में ही टाइम चल जाता है ना, और अब मैं अगर लिख के बताऊंगा ना, तो मैं आधा घंटा जो ले मैं 2 घंटा का लेक्चर पढ़ाता ना, मैं लिख के बताऊंगा 4 घंटा लग जाएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, बड़ा टाइम लग जाता है, तो आपको लगेगा हाँ सर बड़ा पढ़ाएं आप, 2 घंटा 10 घंटा पढ़ा दी 20 घंटा पढ़ाए, एक्चुअल में 4-5 घंटा होता है ना। तो वो जानबूझ के टीचर क्यों लेते हैं मैं आपको बताता हूँ, टाइम खींचने के लिए। टीचर जो है ना, टीचर जैसे बोर्ड में पढ़ा रहे हैं या कभी भी पढ़ा रहे हैं, तो जानबूझ के वो अगर चाहे तो वो भी पीपीटी का यूज कर सकते हैं अच्छा खासा, लेकिन नहीं किया जाता। मैं आपको बताता हूँ रीजन, बहुत बार ऐसा मुझे भी कहा जाता है कि सर जी 40 आवर का लेक्चर देना है, तो 10 लेक्चर में कंप्लीट मत करिएगा, उसको खींच के लिख के बताइएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। समझ आया, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, लड़का लोएगा कि हाँ 40 घंटा का लेक्चर पढ़ाएं, क्योंकि अधिकतर टाइम लिखने में तो लग जाता है, लेकिन लिखा हुआ रहता तो मुझे भी समझाना है, जितना पढ़ाएंगे वो टू द पॉइंट आपको पढ़ाने में टाइम लगता है। इसलिए मैं जब 1 घंटा पढ़ाता हूँ 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ तो प्रॉपर मैं 1.5 घंटा बोलते रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखने का कोई जगह ही नहीं है ना, क्योंकि नोट्स आपका रेडी रहता है, बस टोटल समझाया जाता है। अगर ये लिखना रहता तो अपन लिखते आधा घंटा करके, ड्रॉ करता आधा घंटा करके, है ना, उन सभी चीज़ से मैं आपको बताता हूँ कि आप ध्यान दो इसमें। ठीक है, मैं बात करता हूँ एडिसिव बॉन्डिंग का, कैसे मेरा अलाइड में आता है। एडिसिव बॉन्डिंग में क्या करता हूँ, फेविकोल से आप पेज वगैरह साटते हो, बुक साटते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका एडिसिव रहता है फेविकोल होता है, वो लिक्विड फेज में रहता है ना, वो एक तरह से मेल्ट रहता है, लेकिन जो आप जिसको साट रहे हो वो तो मेल्ट नहीं रहता है, तो उन दोनों को साट देता हूँ। अब ये मत बोल रहे हैं कि सर उसके वजह से भीग के वो भी गिला हो जाता है, ऐसा मत समझना, ठीक है। चलिए, मेल्ट का बात कीजिए, पूरा भी पानी तो नहीं हुआ ना, ये समझ लो। तो ये हो गया मेरा क्या, सभी का यहाँ पे मैंने बात करा, यहाँ पे कुछ था, और इस वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे और बता दिया। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोग को क्लियर यहाँ से हो गया होगा, क्लियर यहाँ से हो गया होगा, बताइए समझ गए ना, इतना समझ में आ गया ना।
अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे नाउ। अब मैं आपको बताऊंगा, इतना अगर आप समझ गए। अच्छा, कुछ अदर वेल्डिंग में भी लिखा था, हाँ ये भी बता देता हूँ, कुछ अदर वेल्डिंग में लिखा हूँ। चलिए दिव्या क्लियर है सर, प्लीज प्रोसीड फर्दर। ओके, कुछ अदर वेल्डिंग में भी आ जाता है, जैसे कि आपका ESM आ जाता है, इलेक्ट्रोसेलेक्ट वेल्डिंग। कुछ आता है आपका LBW, है ना। LBW आप लेग बिफोर विकेट मत समझ लेना, ये इसको कहा जाता है लेजर बीम वेल्डिंग। और आपका EBW है ना, EBW यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इन सबको ना तो लिक्विड में रखा गया, ना सॉलिड को, ना एलाइड में रखा गया, ठीक है, इन सबको अलग रखा गया। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया गया देखो लिक्विड स्टेट, तो आपको लगेगा सर जी कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट में आता, लेकिन फिर भी ये अलग रखा गया, क्योंकि आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रोसेलेक्ट बात करें लेजर बीम, तो लेजर बीम के थ्रू मेल्ट करेगा, वेल्ड करेगा, तो लिक्विड में आएगा क्या? एक्चुअल में आता लिक्विड में, लेकिन फिर भी इसको अदर वेल्डिंग में रखा गया, कुछ खास इसके प्रॉपर्टी के चलते, कुछ खास प्रॉपर्टी के चलते। आप बोलेंगे क्यों रखा गया? क्योंकि देखो होता लिक्विड में है, लेकिन मैं लिक्विड को दो भाग में डिवाइड करा था। एक मैंने डिवाइड करा था इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, और मैंने कहा था केमिकल वेल्डिंग। इसी तरह मैंने डिवीजन करा था, मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को फ्यूजन का तर फ्यूजन को दो भाग में डिवाइड करता है, इलेक्ट्रिक में और केमिकल में। तो ये जो यहाँ पे जितने आते हैं ना, ये ना तो इलेक्ट्रिक में आ जाते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्लैग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हैं, कुछ भी मेरा AC रे DC रे हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। लेजर बीम वेल्डिंग क्या AC DC कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं क्या? नहीं ना, तो दैट्स वाई इसको नहीं रखा गया इसमें। और बात करते हैं केमिकल का, गैस वेल्डिंग वगैरह, तो देखो लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, तो ना तो यहाँ पे गैस वगैरह यानी कि केमिकल का यूज कर रहे हैं, ना इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इसको क्या करा गया है, तो लिक्विड, लेकिन सबसे हटके अलग वेल्डिंग में इसको रखा गया। इन तीन को कौन कौन सा वेल्डिंग, एक बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्लैग का, एक बात करेंगे हम लोग लेजर बीम का, है ना, और बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब देखो आप लोग ज्यादा लालच मत होना, लालची मत होना कि सर सब पढ़ा दीजिए यहाँ पे जितना बताए हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोग को बस यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए टोटल बताया, आप देख सकते हो कितना सारा है, बट अब मैं आप लोग को वही सब बताऊंगा जो आपके सिलेबस में दिया गया, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैं तो यहाँ पे इतना बता दिया जो MTech तक पढ़ता है, ठीक है, काफी चीजों के बारे में बता दिया, और यहाँ पे और चीज को मैं नहीं, कुछ चीजों को ऐड नहीं करा, और अगर मैं बताता तो और कई तरह का वेल्डिंग होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा सिलेक्टेड चीजें, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे MIG, TIG, SAW, PAW, AH, है ना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, आपका फ्लश बेड वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग हो गया, थर्मिट वेल्डिंग हो गया, है ना, ये सब बात करेंगे। प्रेशर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक, फ्यूजन, एक्सप्लोजिव, रोल, समझ लो, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना रहा है, यहाँ पे इतना रहा है, यहाँ पे इतना रहा है, ठीक है। यहाँ अदर में आ गया, अदर में भी कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेजर बीम के बारे में, इलेक्ट्रोसेल, जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है, जहां पे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, उस टॉपिक को मैं करवा दूंगा। क्लियर? चलिए, तो यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं क्या, जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग जॉइंट्स के बारे में भी आज देखने वाले हैं, देन स्टार्ट करेंगे आर्क वेल्डिंग को। तो आर्क वेल्डिंग को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। समझ लेते हैं कि जॉइंट्स क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करता हूं जॉइंट का, किसके बारे में बात करता हूं, जॉइंट का, तो जॉइंट मेरा मेनली तीन तरह से पाया जाता है। मतलब जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग में जो जॉइंट होता है वो तीन तरह का होता है। जॉइंट मतलब वेल्डिंग में जॉइंट का बात कर रहा हूँ। एक मेरा होता है ऑटोजीनस जॉइंट, एक होता जाता है मेरा होमोजीनस जॉइंट, और एक हो जाता है मेरा हेट्रोजीनस जॉइंट। क्या हो जाता है, एक हो जाता है मेरा ऑटोजीनस, एक हो जाता है होमोजीनस, एक हो जाता है मेरा हेट्रोजीनस, ठीक है। वही तो हम लोग स्टेट भी पढ़ चुके हैं ना, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, आपके थर्मोडाइक्स में पढ़ा चुका हूँ, ऑटोजीनस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनस, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, लेकिन उसी टर्म यहाँ पे समझना। जब मैं बात करता हूँ ऑटोजीनस जॉइंट का, तो वैसा जॉइंट जिसमें मेरा कोई भी फिलर मटेरियल यूज नहीं करेंगे, ऑटो मतलब अकेले, जो वर्कपीस ही मेरा मेल्ट करके या फ्रिक्शन के थ्रू, जैसे भी, जरूरी नहीं कि मेल्ट ही हो रहा है, फ्रिक्शन के थ्रू जॉइंट होगा, लेकिन कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा मटेरियल का, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा पहला है और ये मेरा दूसरा है, दो पीस को जोड़ रहे हैं, तो क्या करते हैं ना, एक मेरा फिलर मटेरियल लेंगे, तीसरा कोई ऐसा लेंगे मटेरियल, और क्या करेंगे, इसको गर्म करके इसके अंदर हम लोग पिघाल के डालेंगे, जिसकी वजह से दोनों जॉइंट होगा। इसको कहा जाता है फिलर मटेरियल। तो यहाँ पे फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, उसको कहा जाता है ऑटोजीनस वेल्डिंग। एग्जांपल जैसे स्पॉट वेल्डिंग हो गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया। देखो ना, फ्रिक्शन वेल्डिंग मतलब अधिकतर देखोगे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, अगर आप ध्यान दोगे ना यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कहाँ से, देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आ जाता है यहाँ पे क्या, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, है ना, अधिकतर फ्लश वेट, तो ये वहाँ का एग्जाम्पल अधिकतर मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं होमोजीनस। होमोजीनस में क्या, फिलर यूज करेंगे, फिलर मटेरियल यूज करेंगे, लेकिन ये जो हम लोग फिलर मटेरियल रहेगा वो सेम रहेगा बेस मटेरियल के जैसा, यानी कि सेम। देखो यहाँ पे फिलर इज यूज विद द सेम कंपोजिशन ऑफ बेस मेटल, जैसा मेरा बेस मेटल रहेगा उसी का हम लोग फिलर मटेरियल यूज करेंगे। मान लो आप क्या कर रहे हो, दो मेरा है स्टील को आप कर रहे हो वेल्डिंग,
तो स्टील को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग स्टील का ही फिलर मेटेरियल यूज़ करेंगे। आप कास्ट आयरन कर रहे हो तो कास्ट आयरन का ही करेंगे। अगर आप आयरन का कर रहे हो तो आयरन का करेंगे। इस तरह से हम लोग देखा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड होमोजेनस। एग्जाम्पल सर जी बता दीजिए, एग्जाम्पल सर जी बता दीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया SMAW हो गया, ESW हो गया, MIG हो गया, TIG हो गया, MIG हो गया, गैस हो गया, थर्मल वेल्डिंग हो गया। दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस वेल्डिंग, होमोजेनस जॉइंट्स। अब बात करते हैं थर्ड नंबर में हेट्रोजीनस जॉइंट। हेट्रोजीनस में भी फिलर यूज करेंगे, बट इस बार जो फिलर होगा वो जिसका हम लोग कंपोजिशन जो बेस मेटल है उससे अलग होगा, अलग से बना रहेगा। जैसे कि मान लो सपोज करो हम लोग सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में, तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में जो हम लोग यूज करते हैं सोल्डर का, है ना, वो कुछ अलग मटेरियल का बना रहता है, और जो जिसको बेस जो बेस मेटल को जिसको मुझे ज्वाइंट करना है वो अलग रहता है। होता नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर बात करें सोल्डरिंग में तो हम लोग मोबाइल वगैरह खोलते हैं, मान लो कोई पे स्पीकर खराब हुआ है तो वायर वगैरह टूट जाता है, तो वायर को लेते हैं और उसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो वायर का जो अंदर में मान लो कॉपर का बना है ना, और जो चीज़ को ज्वाइंट करे वो मान लो कॉपर या जिंक या कुछ भी है ना, कोई और चीज़ का, और जो सोल्डर होता है वो बिंदु दोनों से अलग होता है, ठीक है, वो दोनों से अलग होता है। फिलर यूज विद द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ बेस मेटल, बेस मेटल से अलग कंपोजिशन से बनाया जाता है मेरा किसको, फिलर को। ये हम लोग देखते हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में। तो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो हम लोग को देखने को मिलता है इन वेल्डिंग, जो हम लोग को वेल्डिंग में देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कल क्या डिस्कस करेंगे, आर्क वेल्डिंग के बारे में फुर्सत से मैं कराऊंगा और आर्क वेल्डिंग को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैं सोचा था आज ही इसको करवाने के लिए, लेकिन इसके लिए मुझे और 1 घंटा चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा आर्क बेसिकली। क्योंकि अगर देखो आर्क वेल्डिंग नेक्स्ट जो क्लास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर कैसे मेरा आर्क को जनरेट करा जाता है, कैसे करंट हम लोग सप्लाई करते हैं, उससे मेरा दो जो मान लो ये मेरा वर्क पीस है, 2 पीस को आपस में कैसे ये मेल्ट करके जॉइंट हो जाता है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेसिकली तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन ही मेरा ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन से कैसे हम लोग हीट इतना डेवलप हो जाता है कि मेल्ट हो जाता है वो बताएंगे, और कैसे कंटिन्यूस आर्क मेरा बने रहता है वेल्डिंग के थ्रू, ठीक है, ये समझाएंगे। तो ये पूरा फंडामेंटल में आपको समझाने वाला प्रिंसिपल, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो बाकी सारा आर्क वेल्डिंग आप समझ जाएंगे। क्योंकि देखो आर्क वेल्डिंग अगर बात करेंगे तो आर्क वेल्डिंग में कई सारा मैं आपको बताया था, TIG MIG इसी में आ जाएगा, PAW AHW SAW, है ना, SCW SMAW, ये सब समझ में आ गया अगर आपको आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल समझ आ गया। तो हम लोग समझेंगे आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। आर्क वेल्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कैरी करता है मेरा हीट को, उसी की वजह से जितना इलेक्ट्रॉन मेरा जनरेट होता है उसी की वजह से मेरा हीट होता है, उसी की वजह से मेल्ट होता है, तो वो मेरा प्राइमरी भी होता है सेकेंडरी भी होता है, ये समझेंगे। और कुछ चीज़ें देखेंगे कि इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल, किसके लिए करते हैं किसके लिए नहीं करते, ये समझेंगे। और फिर हम लोग आर्क जो होता है, आर्क होता क्या, किस शेप का होता है ना, और कितना तरह का पाया जाता है, कितना वोल्टेज देंगे तब वो होगा, और आर्क का स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है, बेल शेप का पाया जाता है, घंटा जैसा पाया जाता है, ऐसा कुछ। तो ये आर्क जनरेट होता है, इसमें अलग अलग चीज़ के बाद डिस्कस करेंगे, है ना। कैथोड आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, एनोड वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी स्पेस भी देखेंगे, आर्क ब्लो लेंथ कितना मेरा आर्क बनता है ना, और आर्क में और कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ 1 बाय 1 करके। तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, आर्क वेल्डिंग में के बारे में पढ़ना। क्लियर, समझ गए ना। चलिए बताइए।